नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। मैं अमित कुमार राजपूत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल AKR ऑनलाइन क्लासेस 1995 पर। तो आज हम आपको क्लास 10th साइंस, ध्यान दीजिए मेरे भाई, क्लास 10th साइंस में जो पोर्शन हमारा है केमिस्ट्री का, तो उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एवं केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आज बेटा क्लास 10th साइंस का केमिस्ट्री वाले पोर्शन का आज हमारा फर्स्ट वीडियो है। तो आज हम लोग फर्स्ट वीडियो हम लोग यूट्यूब पर जाएगी बेटा केमिस्ट्री की। तो एक छोटा सा कोटेशन है, मेहनत आज की, सफलता कल की, पढ़ाई करो दिल लगाकर क्योंकि सपने पूरे होते हैं हौसलों से। ठीक है बच्चों, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है और हमारे प्यारे से चैनल AKR ऑनलाइन क्लासेस 1995 को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस जरूर करेंगे क्योंकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता चले। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण, पार्ट 1। तो जरा ध्यान देना है, कैसे शुरू करते हैं। आइए बेटा, सबसे पहली बात है हम लोग थोड़ा सा बेसिक करेंगे इसमें, बिल्कुल थोड़ा सा बेसिक करेंगे। तो क्या है बेसिक में बताएं बेटा। देखो, रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन, बिल्कुल हम लोग शुरुआत करेंगे 0 टू हीरो तक। ठीक है, बिल्कुल 0 से हीरो तक आपको लेकर काम करेंगे। पहला पार्ट है, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से हम लोग सारी चीज़ों को सीख लेंगे और सीखते हुए काम करेंगे। तो पहला पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन। तो रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं बेटा? अवस्था में परिवर्तन, ठीक है, दूसरा क्या है रंग में परिवर्तन, तीसरा क्या है हमारा तापमान में परिवर्तन और गैस में परिवर्तन। अवस्था का मतलब क्या होता है बेटा? अवस्था ठोस द्रव गैस होती हैं। अगर आप पानी को ठंडा कर दोगे, 0 डिग्री सेल्सियस लगा दोगे, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे ले जाओगे तो वो जम जाएगा, बर्फ बन जाएगा, तो उसकी अवस्था चेंज हो जाएगी। उसके बाद अगर उसको हीट कर दोगे, गर्म कर दोगे, तब वो भाप बन के उड़ने लगेगा, उसकी अवस्था चेंज हो जाएगी, यानी उसकी अब तापमान में भी परिवर्तन हो जाएगा और गैस में भी उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन हो जाएगा। जैसे जल को आपने गर्म किया, ठंडा किया, पहले तो वो बर्फ बन गया, अवस्था चेंज होगी। उसके बाद आपने गर्म किया, गर्म करने के बाद रंग कुछ ना कुछ उसमें कलर में परिवर्तन आ जाएगा, तापमान में परिवर्तन होगा, उसके बाद हवा बाष्प बन के उड़ने लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा गैस में परिवर्तन हो जाएगा। देखना बेटा अवस्थाएं क्या हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको अवस्थाएं मतलब कोई भी रिएक्शन लिखोगे तो उसमें अवस्था को आपको दिखाना है कि ठोस अवस्था है सॉलिड बोलते हैं उसको, गैस अवस्था को गैस अवस्था बोलते, द्रव अवस्था को लिक्विड बोलते हैं, जलीय अवस्था को एक्वस बोलते हैं। ठीक है, तो आइए जरा इनको सीखते हैं बेटा। देखना, ठोस अवस्था को क्या कहते हैं बेटा? सॉलिड स्टेट, यानी इसे हम लोग सॉलिड स्टेट को, तो ध्यान देना बेटा, सॉलिड स्टेट को क्या करना है? सॉलिड स्टेट को आपको S से डिनोट कर देना है। ठीक है, पूरा नहीं लिखेंगे। और द्रव अवस्था को काय से डिनोट कर देना है? द्रव अवस्था को बेटा स्मॉल l से डिनोट कर देना है, यानी L आ जाएगा आपका। गैसीय अवस्था को काय से डिनोट करना है बेटा? गैसीय अवस्था को आपको G से डिनोट कर देना है और एक्वस को, जलीय अवस्था को आपको AQ से दिखा देना है। बस इतना हमें ध्यान रखना है, क्लियर होगा। ठोस अवस्था को बेटा काय से दिखाओगे आप? S से दिखाओगे। द्रव अवस्था को आपको काय से दिखाना है? तो बेटा L से दिखाना है। गैसीय अवस्था को काय से दिखाना है? तो आपको बेटा स्मॉल g से दिखाना है। एक्वस यानी जलीय अवस्था को काय से दिखाना है बेटा? AQ से दिखाना है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई बेटा। तो रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन, तो पहला परिवर्तन क्या है बेटा? भौतिक परिवर्तन। पहला परिवर्तन हमारे पास क्या है बेटा? भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? बर्फ के पिघलने अथवा जल के जमने में
रासायनिक रूप से कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और ना ही द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है, अतः यह एक अस्थायी परिवर्तन है। इस प्रकार के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब सीधा सा है बेटा कि जल के जमने में या जल के पिघलने में रासायनिक रूप से कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता। जल को जमा दोगे तो बर्फ बन जाएगा, बर्फ को पिघला दोगे तो वो जल बन जाएगा। कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और ना ही उसमें द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है भाई बल्ब का जलना, मोमबत्ती का पिघलना या लोहे से चुंबक का बनना, ये हमारे किस श्रेणी में आते हैं बेटा? भौतिक परिवर्तन आते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा परिवर्तन क्या है बेटा? रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की संरचना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संरचना तथा रासायनिक गुण जल की संरचना और रासायनिक गुणों से भिन्न है। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संरचना है वो रासायनिक गुण जल की संरचना तथा रासायनिक गुणों से कैसी है? भिन्न है। अतः यह एक स्थायी परिवर्तन है और इस प्रकार के परिवर्तन को मेरे भाई रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे आपका क्या है? भोजन का पचना, कोयले का जलना, साबुन का बनना या साबुन बनाने, ये सब हमारे काय हैं बेटा? क्या हैं? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। दूध से दही का बनना कौन सा परिवर्तन है? ये भी हमारा रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दूध को जमा दिया, दही बन गया है, वो अलग पदार्थ बन गया है। ठीक है। तो हमारा कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? तो कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? हमारा रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा? ठीक है, ध्यान देना बेटा। दैनिक जीवन में होने वाली अभिक्रियाएं, एक सेकंड, दैनिक जीवन में होने वाली अभिक्रियाएं, दैनिक जीवन में होने वाली अभिक्रियाएं। ठीक है। तो दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं बेटा? सबसे पहला क्या है मेरे भाई? भोजन का पचना। सबसे पहला पार्ट क्या है हमारा? भोजन का पचना। दूसरा क्या है भैया? हम जो भोजन करते हैं तो जाहिर सी बात है भोजन का तो पाचन होगा, एक बार भोजन खा लेते हैं ऐसा नहीं, वो हमेशा रखा रहता है भोजन का पाचन। ठीक है। दूसरा हमारा क्या है बेटा? श्वास लेना यानी श्वसन लेना। ठीक है। ये तो हमारी प्रक्रिया है, दैनिक जीवन में प्रक्रिया बराबर होती रहती हैं। श्वास लेना है। ठीक। उसके बाद क्या है? लोहे पर जंग लगना, ये भी हमारा क्या है बेटा? दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? दही का जमना। ये सब के सब क्या है हमारे बेटा? दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग चैप्टर के अंदर एंटर करने। चैप्टर के अंदर क्या है बेटा? शुरुआत में आपको क्या रखना है? अभिकारक, और दूसरी आपकी परिभाषा क्या है? उत्पाद। यहीं से आपकी चैप्टर की शुरुआत हो रही है मेरे भाई, ध्यान देना मेरे बच्चों, अच्छे से क्लियर करना। अभिकारक किसे कहते हैं? कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक क्या कहलाते हैं? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा? अभिकारक कहलाते हैं। दूसरा क्या है? उत्पाद। उत्पाद किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उत्पाद कहलाते हैं। यानी जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक। और अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जो नया पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है? हमारा उत्पाद कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल हमारे पास क्या है बेटा? ये रहा हमारा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हमारा क्या है? C+O2 आपका बन जाएगा, एक कार्बन है, एक दो ऑक्सीजन के अणु है, बन के उत्पाद क्या निर्माण हुआ है? CO2। यानी आप चेक कर लीजिए, इधर जो हमारा लिखा हुआ है हम थोड़ा सा दिखा दें बड़े टाइप में। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर हम लिख देते हैं उदाहरण। ठीक है। यहाँ हमने उदाहरण लिखा बेटा, देखना हमने लिखा बेटा C+O2 इजिकल टू में आपका क्या बन जाएगा? CO2। यानी C+O2 गिव्स आउट CO2। ये वाला जो पोर्शन हमारा इतना है, ये हमारा पोर्शन क्या कहलाएगा? अभिकारक कहलाएगा। यही अभिक्रिया में भाग ले रहा है, अभिक्रिया को बनाने का काम कर रहा है और बन के
क्या हुआ है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के तैयार हो गई है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। अभिकारक क्या होते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। उत्पाद क्या होते हैं, अभिक्रिया भाग लेने के बाद जो नया पदार्थ बनता है वो हमारा उत्पाद कहलाता है। ठीक है, आइए अगली स्लाइड पर हम काम करते हैं। अगला क्या है बेटा, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ध्यान देना मेरे बच्चों। रासायनिक समीकरण क्या होता है, हमें पूरी परिभाषा नहीं लिखनी है, पहले शुरुआत कहाँ से करनी है। देखो, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया को किनके द्वारा निरूपित किया जाता है, किनके द्वारा व्यक्त किया जाता है, रासायनिक समीकरण द्वारा। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों और सूत्रों का उपयोग किया जाता है। प्रतीकों के साथ साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। मेन काम शुरुआत आपकी कहाँ से, ये है मेन परिभाषा, इसे आपको याद कर लेना है। वो परिभाषा क्या है, प्रतीकों एवं गुणसूत्रों द्वारा, प्रतीकों एवं गुणसूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में व्यक्त करने वाले समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी प्रतीकों एवं गुणसूत्रों के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में व्यक्त करने वाले समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण हमारा क्या है, उदाहरण मेरे बच्चों समझना। जब जिंक ऑक्साइड की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ की जाती है तो जिंक सल्फेट बनता है। अब इतना हमने अभिक्रिया लिख दी है, ठीक है, इतना हमने बड़ा पोर्शन लिख दिया। अब हम इसको क्या करना है, समीकरण में व्यक्त करते हैं। समीकरण में कैसे व्यक्त करते हैं, देखना समीकरण में इसको कैसे लिखोगे, समीकरण में कैसे लिखते हैं इसको जरा देखते हैं, ध्यान से समझना। क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या है, जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, ZnO। उसके बाद हमारा क्या है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है बेटा, H2SO4। जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, अलग कलर से दिखा दें, शायद आपको ना दिखाई दे रहा हो तो ध्यान देना है। यहां हम लिख दे रहे हैं जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला है बेटा ZnO और प्लस सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का है, ये अम्लों का राजा इसको कहा जाता है, जिसे हम लोग जल्लाद बोलते हैं। इसका नाम क्या है, H2SO4। और उत्पाद में आपका बन के तैयार क्या हो जाएगा बेटा, Zn क्रिया करा जाए SO4 के साथ तो आपका बन जाएगा जिंक सल्फेट यानी ZnSO4। और अलग क्या हो जाएगा, एक यहाँ से H और यहाँ से O, तो अलग हो जाएगा आपका H2O। इसका नाम क्या है मेरे भाई, इसका नाम है बेटा जिंक ऑक्साइड। इसका नाम क्या है, जिंक ऑक्साइड। और इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल सांद्र वाला है सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये बन के तैयार हो गया आपका जिंक सल्फेट। ये तैयार हो गया आपका क्या, जिंक सल्फेट। और ये तो आप जानते हैं इसका नाम क्या हो गया, जल हो गया है। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, प्रतीकों एवं गुण सूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में व्यक्त करने वाली समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण हमारा है, जब जिंक ऑक्साइड की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ की जाती है तो जिंक सल्फेट और सह उत्पाद में आपका जल बनकर तैयार हो जाता है। क्लियर हो गया इतना, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बेटा, उसके बाद जानते हैं बेटा जो अभी हमने आपको पढ़ाया था रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण बेटा वो कितने प्रकार की होती है, तो रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरा क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। नाम से ही पता चल रहा है कि संतुलित क्या है और असंतुलित क्या है। संतुलित क्या होता है बेटा, संतुलित में क्या होता है, दोनों पक्षों की जो संख्या, दोनों पक्षों में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो बराबर हो जाएगी। ठीक है, जैसे आपका उत्पाद हो या अभिकारक में हो, दोनों में परमाणुओं के जो संख्या होती है वो समान होती है। जैसे यहाँ पर हम पहले परिभाषा को क्लियर करिएगा कि वो है रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। दोनों पक्षों में, अभिकारक में भी और उत्पाद में भी, अभिकारक में भी और उत्पाद में भी, दोनों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होगी।
ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, जैसे Mg प्लस O2 इजिकल टू में आपका बन जाएगा MgO। ये हमारा है उदाहरण, देखना हमने यहाँ पर उदाहरण लिखा है Mg प्लस O2 इजिकल टू में आपका बन जाएगा MgO। अभी हमारे पास ये रासायनिक समीकरण संतुलन में नहीं है। संतुलित कैसे हो जाएगी, कैसे करना है, इसको अभी आप मत देखिए, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ, इसको आपको समझना है संतुलित कैसे करनी है। अभी हमने डायरेक्ट एक समीकरण लिख दिया है, अब इसको कैसे संतुलन में करना है, कैसे क्या करना है उसको जरा समझना। जैसे आप ये देखो अभिकारक, ये तो अभिकारक है हमारा, इधर क्या है, ये अभिकारक है, और यहाँ पर हमारा ये वाला क्या बन गया है, उत्पाद बन गया है। तो आप एक चीज हमें बताओ बेटा, अभिकारक में आप एक चीज चेक करिए, अभिकारक में आपको देखना है यहाँ Mg कितने हैं, 1 है, इधर Mg कितने हैं, 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, लग रहे हैं कि बराबर हैं। बस एक चीज और काम करिए, यहाँ पर आप ऑक्सीजन देख लो मेरे भाई, ऑक्सीजन कितने हैं, इधर इधर आपके ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, लेकिन इस साइड पे ऑक्सीजन 1 है। बस यहीं से आपका खेल शुरू हो जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। शुरू करते हैं। अब इधर ऑक्सीजन 2 है, अभिकारक में ऑक्सीजन 2 है, उत्पाद में ऑक्सीजन 1 है। उत्पाद में ऑक्सीजन को 2 करना है, कैसे करेंगे, वो गुणा आप यहाँ नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। गुणा आपका जो होगा वो यहाँ पर होगा। अब आपके पास ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए, बट इधर M कितने हैं, इधर Mg कितना है, 2 है, और लेकिन इस साइड पे M कितना है, 1 है, इसलिए इसमें भी 2 का गुणा करना है। एक बार फिर समझिए अभिकारक, कल बहुत सारे क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए, बहुत सारे क्वेश्चन, कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको समीकरण को संतुलित करने में करना है, आपको सभी को ध्यान देना, ठीक है। देखो हमने यहाँ पर इक्वेशन लिखी है, क्या बेटा, Mg लिखा है और प्लस का O2 लिखा है, इक्वल टू में आपका बन जाएगा क्या, MgO। अब देखो कैसे बराबर करते हैं अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या को बराबर कैसे करना है। अब आप चेक करना है, Mg अभिकारक में कितना है, 1 है, और उत्पाद में Mg 1 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि दोनों सेम लग रहे हैं। लेकिन अभिकारक में देखना बेटा, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, अभिकारक में ऑक्सीजन कितने हैं, अभिकारक में ऑक्सीजन 2 हैं, लेकिन उत्पाद में ऑक्सीजन कितना है, 1। बस यहीं से आप पकड़ लीजिए, जब उत्पाद में हमारा ऑक्सीजन 1 है तो इसे 2 करना है, 2 का जो गुणा होगा वो यहाँ पर होगा, यहाँ नहीं गुणा होगा, ना नीचे होगा ना ऊपर, कहीं नहीं होगा, बिल्कुल सामने गुणा होगा उसके आगे। तो जब 2 Mg हो गए, अब इस साइड पे तो 2 Mg, इधर कितने हैं, 1, इसलिए इसका भी 2 का गुणा कर दीजिए। संतुलित हो गई हमारी रासायनिक समीकरण। यही यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, 2 Mg प्लस O2 इजिकल टू में 2 Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, रासायनिक समीकरण संतुलित पहली क्लियर हो गई, यानी वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, रासायनिक समीकरण कहलाती है। अब आ जाते हैं दूसरा टॉपिक, क्या है बेटा, असंतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण का पार्ट नंबर 2 है असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, बस संतुलित में क्या है, नाम ही इसका असंतुलित है। संतुलित में क्या है, इसमें दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या समान नहीं होगी, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। यानी वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। इसे कंकाली समीकरण भी कहते हैं, ध्यान रखना। देखो भाई एग्जाम्पल लिख दो यहाँ पर, Mg प्लस O2 इजिकल टू में क्या बन जाएगा, MgO। अब अगर यहाँ पर दोनों पक्षों में बराबर कर दोगे, इधर Mg कितना है, 1, इधर Mg कितने हैं, 1। अभिकारक में ऑक्सीजन कितने हैं, 2, बट उत्पाद में ऑक्सीजन कितना है, हो गया ना असंतुलित। असंतुलित को ही हम लोग कंकाली समीकरण भी कहते हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना है। बस तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। इसका मतलब सीधा सा बेटा, अभी हमने जो आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया है, ये हमारा क्लास 10th का फर्स्ट वीडियो है साइंस का, ठीक है, जिसमें हमारा केमिस्ट्री वाला पोर्शन है। आज हमने थोड़ा सा आपको बताया है, अगर जितना आपको हमने पढ़ाया है वो पूरा क्लियर आपको समझ में आया है, तो वही हम यही कहते हैं कि आप हमारे प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। और लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कर लेना, लाइक भी कर देना,
कमेंट भी करना और अपने दोस्तों को शेयर भी करना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगली वीडियो में। पार्ट 2 लेकर आएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं और कितने कई सारे क्वेश्चन आएंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।